हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं jQuery एजेक्स का एक और टॉपिक, जिसमें बेसिकली हम डेटा को अपडेट करेंगे यूजिंग पीएचपी MySQL। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो कि हम एजेक्स के थ्रू कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ लास्ट का, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। सो लास्ट टाइम में हमने कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट रखा हुआ था, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, डेटा को अपडेट कर रहे थे, सॉरी, डेटा को इंसर्ट कर रहे थे और उसके बाद फेच करा रहे थे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट, ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर। उसके बाद मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ, सपोज ये रेड फ्लावर मैं ले लेता हूँ, और इसको जब मैं सबमिट कराऊंगा तो आप देखोगे कि मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है विद इमेजेस। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था कि इस डेटा को अपडेट करना। क्योंकि हम यहाँ पे jQuery एजेक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं किसी थर्ड पार्टी मॉडल की, बूटस्ट्रैप मॉडल या किसी अदर पेजेस की हेल्प नहीं लूँगा। बेसिकली हम जो काम करेंगे वो इसी पेज पे करेंगे, जिससे आपको एक एप्लीकेशन बनाने का फील आए, है ना, वरना एजेक्स में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इस वीडियो में टाइम भी इसीलिए लग गया क्योंकि जो भी काम करना चाह रहे थे वो ऑन पेज ही करना चाह रहे थे। उसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी मॉडल या कोई और CSS ट्रिक्स या कोई जावास्क्रिप्ट मॉडल की हम लोग हेल्प नहीं लेना चाहते। तो चलिए अपडेट का हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक टेबल हेडर यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ। इस टेबल हेडर में मैं लिख देता हूँ एक्शन, ठीक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये हमारा एक्शन आ गया। अब इस एक्शन में हम दो बटन यहाँ पे देंगे। तो देखिए, हम लोग नेम, जेंडर और पिक्स तीन चीज़ें फैच करा रहे हैं। नेम, जेंडर और ये हमारी पिक्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और टीडी देता हूँ, टीडी। और इस टीडी में हम क्या करेंगे, इस टीडी में मैं एक बटन रखूँगा, तो इनपुट टाइप बटन, ठीक है। और इसकी क्लास मैं ले ले रहा हूँ एडिट, और यहाँ पे वैल्यू भी मैं दे दे रहा हूँ क्या, एडिट, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुका है एडिट नाम का। अब इस एडिट नाम का बटन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमको जो डेटा अपडेट करना है वो ऑन पेज ही करना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें क्या है, जब एडिट पे हम क्लिक करेंगे तो यही जो चीज़, जो हमारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हमको डेटा अपडेट करना है तो जो पुराना वाला डेटा है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। इवन जब पीएचपी में हम डेटा अपडेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे जाके जो पुराना वाला डेटा है उसको हम टेक्स्ट बॉक्स में लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग इजेक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम ऑन पेज ही करेंगे। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, और ये ठीक भी है, अच्छी भी है, और ईजी भी है। आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, समझने में पूरी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से डेटा को टॉलरेट कर रहे हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने नेम फैच में करा रहा हूँ इस पर्टिकुलर रो में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे BR टैग मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसकी मैं एक क्लास ले लेता हूँ, जो कि बेसिकली मैं लेता हूँ यूज़र नेम, ठीक। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी ले लेता हूँ। वैल्यू के लिए मैं कौन सा टैग लूँगा, वैल्यू टैग यूज़ करूँगा। और वैल्यू के लिए मैं बेसिकली सेम कोड यूज़ करूँगा जो कि मैंने अभी यहाँ पे रो में यूज़र नेम की वैल्यू को दिखाने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया नेम। आप देखिए, जो सेम वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वही मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में यूज़ कर रहा हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों में आपका जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, और उसकी उसकी अलग अलग वैल्यू उसके टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है, ठीक है। अभी यही काम हम जो हमने नेम के साथ किया है, बेसिकली सेम वर्क हम लोग करेंगे किसके साथ, जेंडर के साथ। तो यहाँ पे मैं जेन कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लास भी मैं कौन सी कर देता हूँ, जेन। सेम काम हम इमेज के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्लास में कर दूंगा IMG, और वैल्यू में हम ये रहने देते हैं, ठीक है। या जब इनपुट टाइप फाइल ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक, क्योंकि हमको एक बटन चाहिए जो कि बेसिकली हमको इमेज को चूज़ कराने में हेल्प कर सके। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि जो डेटा है वही टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, नेम वाला नेम में आ रहा है, और जेंडर वाला जो डेटा है उसका एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, उसी के जस्ट नीचे जिसमें सेम मतलब डेटा आ रहा है, अलग अलग सारे डेटा आ रहा है। अब ये हमने क्यों किया है, ये बेसिकली अभी हमने इसलिए किया है कि जब भी हमको डेटा अपडेट करना होगा तो हमें ये डेटा टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए होगा। अब ये डेटा तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई नया डेटा इंसर्ट कराएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराया एजेक्स, और यहाँ पे लिखा अदर, और यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मान लीजिए ये इमेज मैंने ले ली, ठीक है, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि जैसे ही मेरा नया डेटा इंसर्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली डेटा तो मेरा इंसर्ट हो गया, पर ये टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली आ गया। ये नहीं आने चाहिए। अभी ये यूज़र इंटरफेस बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है इससे पहले मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ CSS की डिस्प्ले नम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है, जो भी डेटा है या जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो डिस्प्ले नन हो जाता है, वो चीज़ हमारी शो नहीं होती। अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वो चीज़ बैकएंड में है, बट मैंने CSS के थ्रू उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यूज़र इंटरफेस हमको अच्छा देना है, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स और वो जो इमेज का बटन था वो कब आएगा, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तब वो टेक्स्ट बॉक्स आने चाहिए। अब वो टेक्स्ट बॉक्स तो पहले से ही है, बट हमने CSS के थ्रू उनको हाइड कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोड छोटा सा लिखेंगे जिसमें एडिट बटन पे क्लिक करने पे इसकी CSS को हम ब्रेक करेंगे, और जैसे ही ब्रेक करेंगे वैसे ही यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने बटन है उसकी क्लास मैंने एडिट ली है, तो सबसे पहले हम लोग jQuery का सिंटैक्स लिख लेते हैं। jQuery लिखने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब सबसे पहले jQuery का बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स यानी डॉक्यूमेंट ठीक डॉट रेडी, और यहाँ पे हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन लेंगे, ठीक, ऑलवेज जो कि लेते हैं विदाउट पैरामीटर्स, जिसमें कुछ कोड वोड नहीं होता है, जस्ट एक एनोनिमस फंक्शन होता है, जैसा चाहे उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये तो हमने ले लिया jQuery का सिंपल सा सिंटैक्स, जो काम करना है हमें वो इसी के अंदर हमको करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो बटन है हमारा उसकी क्लास क्या है, एडिट नाम की क्लास है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं डॉट एडिट लिख लेता हूँ, और इसमें क्या होगा, जब क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद एक एनोनिमस फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डॉलर डॉट एडिट डॉट क्लिक, एक इवेंट हम लोग क्लिक का चला रहे हैं जिसमें एक एनोनिमस फंक्शन ऑटोमेटिकली चल रहा है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो जितने भी रो हैं, जैसे मान लीजिए इस रो का ये बटन है, इस रो का ये बटन है, सबके अलग अलग बटन। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये इस वाली रो को, इस वाली रो की जो CSS है वो ब्रेक कर देगा। सभी रो की नहीं करेगा, पर्टिकुलर उसी रो की करेगा। पर्टिकुलर उसी रो की करने के लिए हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी टेबल्स में आ रही है ना, मल्टीपल वैल्यूज है, और ये वाइल लूप के अंदर है। तो आप जो भी वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे वो कुछ ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, एक नहीं होगी, मतलब 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। सो ये सारी आपकी एक एरे में आएंगी, मतलब एक डेटाबेस के थ्रू यहाँ पे फैच हो रही है ना। तो पर्टिकुलर हमें जिस रो को अपडेट करना है हम उसी रो का बटन दबाएंगे, और पर्टिकुलर वो उसी रो की जो वैल्यू है, जो CSS है, उसको ब्रेक करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक तरीका jQuery में आता है, देखिए क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर और दिस। डॉलर दिस का मतलब है कि जब मैं बटन एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट वाली रो के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये दिस जो है वो इस फर्स्ट वाली रो के लिए यूज हो रहा है, मतलब इस बटन के लिए यूज हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बटन को क्लिक करूंगा तो डॉट मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, क्लोजेस्ट COLEST, ठीक है, क्लोजेस्ट। और क्लोजेस्ट में भी मैं क्या ले रहा हूँ, क्लोजेस्ट में मैं ले रहा हूँ TR, टेबल रो। टेबल रो क्यों हम ले रहे हैं, इस बटन के सबसे क्लोज वाली रो कौन सी है, देखिए फर्स्ट वाली रो है, इसके लिए इस बटन के लिए सेकंड वाली रो सबसे क्लोज है, इसके लिए थर्ड वाली, इसके लिए फोर्थ वाली, मतलब अपनी अपनी रोज की जो सबसे क्लोज रो है उनके पास की, यानी वो खुद अपनी रो पे काम करेंगे। तो डॉलर दिस डॉट क्लोजेस्ट
अब यहाँ पे डॉट में फाइंड क्या करने वाला हूँ, फाइंड करने वाला हूँ क्या, वो है मेरा यूज़र नेम। यूज़र नेम मतलब क्या है, यूज़र नेम मतलब ये वाला नेम। इसकी देखिए क्लास मैंने क्या ली हुई है, फर्स्ट वाले की अगर क्लास में देखूँ तो मैंने यूज़र नेम ली है, फिर जेन ली है मतलब जेंडर के लिए, और इमेज के लिए जो मैंने क्लास ली है वो IMG ली है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट फाइंड यूज़र नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट CSS, मतलब उस पर्टिकुलर रो के लिए जिसके लिए बटन क्लिक कर रहे हैं, उस रो के लिए उसके यूज़र नेम की जो CSS है उसको क्या कर दे। CSS क्या थी, यहाँ पे नीचे हमने लिखा था डिस्प्ले नन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आप जानते हो, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा, पर्टिकुलर उस CSS को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, क्योंकि हमारे 3 डेटा है, नेम है, जेंडर हो गया, और एक हो गया IMG। ठीक, तो तीनों डेटा के लिए मैंने एप्लीकेबल कर दी। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने और रिफ्रेश कराता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करूँगा, तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स, ओके, यहाँ पे ये वर्क तो कर रहा है, और शायद मैंने कुछ एरर कर दी है। डॉट TR फाइन, ओके, मैंने यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो बेसिकली क्लास है, जेंडर भी क्लास है, और IMG भी एक क्लास है, तो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं दिया है। सो यहाँ पे जब मैं एडिट करूँगा आप देखोगे अब पर्टिकुलर यही रो मेरी क्या कर रही है, इसी रो की CSS बैक हो रही है। अगर मैं अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ तो इस रो की CSS बैक होगी, है ना, CSS बैक हो रही है, तो आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है, और हमारा जो इमेज का जो बटन है वो भी आ रहा है। देखिए बाकी दो में नहीं आ रहा है, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी रो की CSS को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो एक काम हमने ये कर लिया, मतलब यूज़र इंटरफेस के हिसाब से अगर किसी को एडिट करना है तो वो जस्ट इस पे क्लिक करेगा और उसका सेम डेटा नीचे यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जो भी उसको चेंज करना है वो चेंज करेगा। ठीक है, जो भी फाइल चूज़ करनी है फाइल चूज़ करेगा, और अब अपडेट पे क्लिक करेगा तो उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमको यूज़ करना है। चलिए, ये एडिट वाला तो हमने अभी कर लिया। अब हम एक बटन और बनाते हैं, कौन सा, अपडेट का, क्योंकि हमको डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे बटन का नाम दे देता हूँ मैं, सॉरी बटन का नाम नहीं, बटन की क्लास दे देता हूँ BT। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ में हमें क्या करना है, जब हम अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट पास होगी, और वो रिक्वेस्ट जैसे ही सर्वर के थ्रू जाएगी तो वो हमारे डेटा को अपडेट करेगी, या जो भी हम एक्शन रिएक्शन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से करेगी। तो यहाँ तक का जो कोड है ना, ये बेसिकली हमारा केवल जो CSS है उसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब एक इंटरफेस को एक डायनामिक एक अट्रैक्टिव लुक देना है, उसके लिए हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम जो कोड लिखेंगे वो अपडेट डेटा का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अब डेटा को एक्चुअल में हमें अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या कोड यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर हमें डेटा को अपडेट करना है तो जैसे ही हम एडिट कर रहे हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो ये डेटा आ रहा है इसकी वैल्यू को हमें उठाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स वाले में हम लोग फॉर्म यूज़ कर रहे थे, और फॉर्म के थ्रू हम क्या कर रहे थे, नेम या ID के थ्रू हम लोग डेटा उठा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा वैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स में डेटा तो आ रहा है, पर इस डेटा को उठाना है, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अब इसके लिए यही कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। आप देखो कोई भी अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सेम बिल्कुल रिलेट करके चलना चाहिए उसे। इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को देखिए मैं कितनी अच्छे तरीके से यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे $this जिस भी बटन को हम क्लिक करेंगे उसका क्लोजेस्ट TR मिलेगा, उस TR में यूज़र नेम, जेन और इमेज तीनों होंगी, वही तीनों है। और यहाँ पे हमें उनकी क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे डॉट लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू। तो आप यहाँ से क्या समझोगे, यहाँ से आप ये समझोगे कि जो भी आप जिस पे भी क्लिक आप कर रहे हो वो पर्टिकुलर उसी की वैल्यू को उठा दे रहा है ना। देखिए यही कोड हमने यूज़ करा और इसी को हमने डॉट वेल कर दिया तो ये वैल्यू भी उठाने लगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रखेंगे। तो वॉर यू ले लेता हूँ मैं यूज़र नेम के लिए, ठीक है, वॉर जी ले लेता हूँ मैं किसके लिए, जेंडर के लिए, एंड वॉर फाइल ले लेता हूँ किसके लिए, हमारी इमेज के लिए। तो देखिए अब तीनों के तीनों जो चीज़ें हमारी वो यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। अब ये चीज़ें कब होंगी, मतलब ये कब होगा, जब हमारा अपडेट वाला बटन क्लिक होगा। तो यहाँ पे हम ऊपर अपने अपडेट वाले बटन की भी हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एडिट का लिखा हुआ है।
तो डॉट करते हैं, सॉरी डुअल कोट्स में हम लोग लिखते हैं डॉट, और उसकी क्लास का नाम था बटन। ये देखो जो अपडेट वाला बटन है इसकी क्लास का नाम है btn। ठीक है, तो डॉट btn, और btn पे हम लोग एक इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, CLIC क्लिक, और यहाँ पे भी हम क्या चलाएंगे, एक फंक्शन चलाएंगे। आप जानते हैं एनोनमस फंक्शन यहाँ पे चलेगा। ठीक, और अब ये कोड जो है वो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मतलब जब मेरा बटन अपडेट वाला क्लिक होगा तो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये वाला कोड रन करेगा। ठीक, वेरी सिंपल। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अलर्ट करा के देख लेता हूँ कि क्या हमारी इमेज जो है वो आ रही है। तो यू हम ले लेते हैं, प्लस जी ले लेते हैं, और प्लस फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे तीनों चीज़ें मैं प्लस प्लस करके ले लेता हूँ, मतलब कॉन्कैटिनेशन करा के हम लोग देख लेते हैं। तो एडिट पे क्लिक करा, ये सारी चीज़ें हो गई। फाइल एक चूज़ करता हूँ, जैसे ये गुटके वाली फाइल मैंने चूज़ कर ली है। अब यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे एजेक्स आ रहा है। ठीक है, ये देखो एजेक्स नेम आ रहा है हमारा, अदर आ रहा है जेंडर। उसके बाद जो फाइल है ना, फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले आ रहा है सी फेक पाथ करके, कुछ अजीब सा आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यू और जी को हटा दूँ, मतलब यूजर नेम और जेंडर में नहीं चाहिए, ये तो बेसिकली हमको मिल रहा है, लेकिन आपने देखा था फाइल के केस में कुछ फेक करके लिख के आ रहा था। तो इसको अभी हम सेव करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, एडिट के बाद मैं फाइल को चूज करता हूँ। देखिए ये जो गुटके वाली फाइल है इसका नाम है 11_2012_0815। इस पर मैंने क्लिक करा और इसको मैंने अपडेट करा। अपडेट करने में आप देख रहे हो फाइल का नाम तो दे रहा है 11_2012_0815, बट उससे पहले एक पाथ दे रहा है C// फेक पाथ। ठीक है, तो अब ये जो फेक पाथ है ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब हम इमेज यहाँ से अपडेट के लिए चूज करेंगे और इसको सर्वर के लिए भेजेंगे, मतलब रिक्वेस्ट इसकी जब पास आउट करेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम आएगी इसकी इमेज को डायरेक्टरी में जाने के लिए। जब इमेज डायरेक्टरी में जाएगी तो बेसिकली इस पूरे नेम या इस पूरे पाथ के साथ जाएगी, और जब वो इस पाथ के साथ जाएगी तो बेसिकली हम डेटाबेस में उसको इंसर्ट करा पाएंगे। ठीक है, बट उसको फेच कराने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि जो इमेज फेच होगी वो पूरा ये पाथ लेके आएगी, और ये फेक पाथ क्या है ये हमें भी नहीं पता, है ना। मतलब कोई ना कोई वर्चुअल पाथ वो ले रही है, उसको नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बेसिकली हमारा एक एरे में चल रहा है। तो इमेज क्या है, बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं, आप देखिए 1 2 3 4 इमेजेस आ रही हैं, और भी इमेजेस हो सकती हैं। तो बेसिकली एक जनरली एक फेक पाथ क्रिएट कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए कि हमको सिर्फ ये इमेज का जो नाम है ना सिर्फ ये मिले, इसके लिए हम लोग छोटा सा कोड करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मैंने ये फाइल लिया हुआ है ना, वॉर फाइल करके, ये जो क्लोजेस्ट टीआर डॉट फाइंड लिया है ना, डॉट फाइंड IMG तक तो ठीक है। ठीक है, डॉट वैल्यू हमारा ठीक है। वैल्यू जो आ रही है उसको हम रिप्लेस करेंगे, तो डॉट रिप्लेस। ठीक, वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस हमारा एक मेथड है, और यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा आ रहा है पाथ, आप देखो किस तरीके का आ रहा था। अगर मैं एडिट करके चूज़ करूँ तो ये वाला मैंने चूज़ करा था, इसको मैं अपडेट करा था, देखो ये पूरा फेक पाथ आ रहा है। तो मैं इस पूरे फेक पाथ को देख पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए C कैपिटल है, कोलन है, फेक पाथ लिखा हुआ। इस चीज़ को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, C कोलन। अब जो C है वो कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कैपिटल आ रहा है। तो कोलन, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे मैंने लिखा फेक पाथ। ठीक, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे 2 बार फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा ला के सिर्फ 2 कोट्स लिख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो C जो रिप्लेस मेथड है, ये पर्टिकुलर इस वाली चीज़ को जो कि मिल रही है उसमें वैल्यू के टाइम, जब हम वैल्यू ले रहे हैं इमेज की, तो उसके टाइम पे ये जो चीज़ मिल रही है इसको ही रिप्लेस कर देगा किससे, ब्लैंक से। मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे सिर्फ इमेज का नेम आएगा, ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार डेमो भी देख लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, एडिट पे क्लिक किया, चूज इमेज पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं फिर से यही इमेज लेता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो सिर्फ इमेज का नेम आ रहा है। जो फेक पाथ वाली प्रॉब्लम थी वो हमारी शॉर्ट आउट हो गई। तो दूसरी प्रॉब्लम हमने ये शॉर्ट आउट करी इसमें। ठीक है, क्योंकि डेटा अपडेटिंग के दौरान इमेज जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है एजेक्स के टाइम पे,
जब एजेक्स आप करते हो, क्योंकि इंसर्ट आराम से हो जाती है, अपडेटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और पर्टिकुलर हम ऑन पेज ही सारी चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोड तो कॉम्पैक्ट होगा ही, थोड़ा सा टिपिकल डिफिकल्टीज तो आएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इमेज का नाम हमें मिल चुका है, मतलब अब प्रॉब्लम नहीं है, हम डेटा बेस में इंसर्ट कराएं या फेच कराएं, इमेज हमें बेसिकली वैसी मिल रही है जैसी हम चाह रहे हैं। इसको ओके करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा हो गया एक प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हमारी अलर्ट, ये मैं हटा देता हूँ, अलर्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अलर्ट हम लगाते हैं देखने के लिए पर्टिकुलर हमको वैल्यू क्या मिल रही है, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को थोड़ा सा इन्हांस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम डेटा को अपडेट करेंगे, ठीक, अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अपडेट करने के लिए हम अब क्या करेंगे, $.ajax, ठीक, यही हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पैरामीटर हम कौन सा यूज़ करते हैं, यूआरएल। ठीक, यूआरएल हम क्या दे देते हैं, कोमा लगा के, यहाँ पे मैंने दे दिया update.php। ठीक, उसके बाद हमने दे दिया टाइप, ये हम लास्ट लास्ट में भी हमने यही किया था, है ना, टाइप हम दे देते हैं पोस्ट। ठीक, और एक हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्यों देना पड़ेगा, देखो मैं आपको दिखाऊं, जो हमने इंडेक्स वाला बनाया था ना, इस इंडेक्स में भी हमने देखिए डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा दिस करके दिया था। तो यहाँ पे जो हमने दिया था बेसिकली हम एक सिंगल फॉर्म को वहाँ पे क्या करा रहे थे, इंसर्ट करा रहे थे, या सिंगल फॉर्म को हम लोग सबमिट करा रहे थे। तो हमने कुछ इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया था। बट यहाँ पे क्या है, हम फॉर्म नहीं ले सकते। इस वाइल लूप के अंदर अगर आप फॉर्म लेंगे तो मतलब अगर 1500 आपका डेटा है, 1500 आपके डेटा इंसर्टेड है डेटाबेस में, तो मतलब 1500 फॉर्म्स भी आपके क्रिएट होंगे। सो दैट इज़ वेरी पैथेटिक। इससे कोड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आपकी फाइल्स रन भी नहीं करेगी अच्छे से। इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम लोग डेटा का यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर्म, सॉरी, बार फॉर्म अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। ठीक, ये मैंने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने बनाया उसको मैंने इस नाम से बनाया, फॉर्म डेटा। तो यहाँ पे टाइप के बाद जो हमें डेटा देना है वो हम क्या देंगे, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब इमेज भी अगर हम लोग इंसर्ट कराएं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीज़ों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, कंटेंट और टाइप। ठीक है, ये हमने पिछली अभी दिया था, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक, CACH कैशे जो है वो भी हम फॉल्स कर देते हैं, यानी कोई कैशे अगर आ रही है इमेज के थ्रू तो वो भी हम इसको भी हम लोग CACHE, ठीक, कैशे भी हम लोग यहाँ पे फॉल्स करते हैं। किसी तरीके की कोई डिफ़ॉल्ट कैशे जो है वो ब्राउज़र को नहीं लेनी है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस डेटा। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फॉल्स ये भी हमें करना है। ठीक, और उसके बाद सबसे प्यारा हमारा सक्सेस फंक्शन, SUCCESS। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देते हैं, एक रिस्पॉन्स देते हैं, और इस रिस्पॉन्स में हम क्या लिखते हैं कि इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू 1, तो हमारा जो अलर्ट है वो क्या आना चाहिए, हमारा अलर्ट कुछ इस तरीके का आना चाहिए, अपडेट सक्सेसफुली। ठीक, और उसके बाद जब अपडेट सक्सेसफुली हो जाए तो आप जानते हो कि जो पर्टिकुलर हमारी जो ये जो टेबल है ना, ये जो डेटा आ रहा है ये भी हमारा रिफ्रेश होना चाहिए उसी के टाइम, जैसे हमने इंडेक्स में कराया था ना। यहाँ पे देखो इंडेक्स में जब हम डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली करा रहे थे तो फॉर्म को तो रीसेट कर रहे थे, उसके बाद हम गेट डेटा फंक्शन यूज़ कर रहे थे। गेट डेटा फंक्शन वही है जो कि बार बार टेबल्स को अपडेट कर रहा था। कौन सी टेबल्स को, इस वाली टेबल को अपडेट कर रहा था। तो इस वाले फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। किसको कॉपी करना है, देखो मैं बता दूं, इस सिर्फ गेट डेटा वाले फंक्शन को आपको कॉपी करना है, और फेच वाले में जहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो ये हमने अपडेट की रिक्वेस्ट लिख दी है एजेक्स के थ्रू। ठीक है, अभी देखो हमने क्या करा है, एडिट बटन से CSS ब्लॉक किए, अपडेट डेटा वाले बटन से हमने क्या करा, सबकी वैल्यूज उठाई है
और एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमें पूरा का पूरा एज ए फॉर्म वहाँ पे भेजना है। तो सिंगल फॉर्म है नहीं, बहुत सारे फॉर्म है, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, पर्टिकुलर हर फॉर्म के लिए हम लोग मतलब हर डेटा के लिए वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ अपडेट डॉट पी एच पी। ठीक, यहाँ पे पी एच पी कोड सबसे अच्छा है, लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे सबमिट डॉट पी एच पी वाली फाइल खोल लूँ, इसको मैं कंट्रोल सी कर लूँ, इसको कंट्रोल वी कर लूँ, एस कर लूँ, और यहाँ पे मैं कर लूँ अपडेट डॉट पी एच पी। ठीक, तो ये इंसर्ट वाली थी, इंसर्ट वाली क्वेरी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपनी अपडेट वाली क्वेरी जो है वो लिख देंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, देखिए यूज़र नेम जेन, ठीक, आई एम जी गैलरी, यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी में लगा देता हूँ। तो अपडेट यूज़र डेटा, जो टेबल का नाम है वो यूज़र डेटा है, उसमें सेट हमें क्या करना है, नेम। नेम हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर नेम, देखिए ये वाला वेरिएबल, ठीक है, कॉमा। जैन हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर जैन, ठीक, कॉमा। हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो फील्ड थी वो पिक थी, तो पिक हमारी किस नाम से हो जाएगी, डॉलर आई एम। ठीक, और एक चीज़ हम और लिखेंगे, वेयर आई डी इक्वल टू डॉलर यू आई डी। अब ये यू आई डी क्या है, ठीक है, क्योंकि जब हम डेटा अपडेट करते हैं तो पर्टिकुलर किसी आईडी के रिगार्डिंग ही अपडेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस रो का डेटा अपडेट करना है, तो इसकी आईडी जो भी हो, 1 2 3 4, जैसे हम लोग देख लेते हैं एजेक्स वाले की आईडी क्या है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस एक्सेस कर लेता हूँ और पी एच पी माई एडमिन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे अपने डेटाबेस फोल्डर में। तो ये मैं लॉगिन कर गया हूँ, यहाँ पे कोड नाम का मैंने बना रखा था, ये यूज़र डेटा नाम का एक टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एजेक्स वाले की आईडी कितनी है, 18, पीएचपी अपोज वाले की 15 और बाकी 16 17। तो पर्टिकुलर जो डेटा अपडेट होगा ना, जैसे इसकी आईडी 18 है तो वो 18 के रिगार्डिंग ही डेटा अपडेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्लॉज लिया वेयर आई डी इक्वल टू डॉलर यू आई डी। अब डॉलर यू आई डी यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक, ये मैंने बना लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया डॉलर यू आई डी और यहाँ पे भी मैंने लिख लिया यू आई डी। अब आप सोचोगे ये चलो यूज़र नेम जैन तो फॉर्म से आ रहा है, यू आई डी कहाँ से आ रहा है। तो चलिए फेच डेटा डॉट पी एच पी में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जहाँ पे ये देखिए यूज़र नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था, डिस्प्ले वाला टेक्स्ट बॉक्स था, जेंडर वाला टेक्स्ट बॉक्स था, इस यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेता हूँ और इसकी क्लास का नाम रख देता हूँ मैं यू आई डी, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट लेता हूँ आई डी। ये क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है इससे मैं पर्टिकुलर हर एक रो की आईडी टेक्स्ट बॉक्स में ला रहा हूँ, ताकि मैं फॉर्म के साथ साथ एक आईडी भी भेज सकूँ कहाँ पे, अपडेट डॉट पी एच पी पे, जिससे ये हमारा वेयर क्लॉज चलता है। अब समझ में आया ना कि आईडी यहाँ से आएगी तो यू आई डी आ गई हमारी। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमने ये वेरिएबल्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में ले तो लिए, लेकिन ये वेरिएबल्स यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से तो ये नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, देखो इंडेक्स में जब हमने इन वेरिएबल्स को भेजा था तो बेसिकली एक सिंगल फॉर्म था, ये देखिए सिंगल फॉर्म था, और सिंगल फॉर्म जब पूरा पूरा जा रहा है उठ के, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करा था, यहाँ पे नेम ले लिया था और उसी नेम को हम सबमिट डॉट पी एच पी में करा दे रहे थे। आप देखो यूज़र नेम जेन और आई एम जी था, यहाँ पे भी आप देखो यूज़र नेम जेन और आई एम जी। बट यहाँ पे फेच डेटा डॉट पी एच पी है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है तो अलग अलग फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको डेटा को इस वाले ऑब्जेक्ट में, यानी इस वाले फॉर्म डेटा में, इस वाले डेटा को, ये भी जो भी डेटा है, मतलब जब हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स का या इसका फाइल का चूज किया हुआ जो भी डेटा है, ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपेंड होगा आपका फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है हम यहाँ पे करेंगे फॉर्म अंडरस्कोर डेटा डॉट अपेंड। अपेंड हम किसको कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम मान लो फाइल को कर रहे हैं, ठीक है। फाइल नाम का वेरिएबल है, ये देखिए फाइल नाम का वेरिएबल है, ठीक। और कॉमा करके हम यहाँ पे लिख भी ले रहे हैं फाइल, मतलब वहाँ पे जो हम सेंड कर रहे हैं वो ये वेरिएबल है, ये जो फाइल लिखा हुआ है ये अपडेट डॉट पी एच पी में जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो आई एम जी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आई एम जी ले लेता हूँ, आई एम जी, ठीक। या मैं इसको फाइल ही रखता हूँ क्योंकि हमारा ये वेरिएबल तो फाइल ही है।
अब यहाँ से जो ये फाइल जाएगा ना वो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, img हटा के कर देता हूँ फाइल। ठीक, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर यहाँ से जो डेटा गया है वो किस तरीके से गया है। ठीक है, और ये वाला जो फाइल है, ये वाला कौन सा वेरिएबल है, ये वाला, ये जो फाइल जा रही है ये बेसिकली वहाँ जा रही है अपडेट डॉट पीएचपी में, पर कॉमा लाके जो ये वाला फाइल है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट मैंने ये फाइल के लिए बना दिया है, एक यूज़र नेम के लिए, एक जेंडर के लिए और एक हमारा यूआईडी के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है यूज़र नेम और यहाँ पे ले लिया है यू। अब देखो यू ये और ये इसको कनेक्ट करा रहा है और ये वाला यूज़र नेम जो है वो अपडेट डॉट पीएचपी में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे जी कर लेता हूँ और यहाँ पे जेन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूआईडी और यहाँ पे भी कर लेता हूँ क्या, यूआईडी। अब यूआईडी वाला तो यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, बेसिकली हमने यहाँ पे तो बना दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं। जैसे हम क्लोजेस्ट में टीआर में हम लोग नेम ले रहे हैं, जेंडर ले रहे हैं, पिक्स ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग एक क्लोजेस्ट वाला ये और ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक यूआईडी वाला बना देते हैं, यूआईडी, और इसकी क्लास का नाम भी क्या था, यूआईडी। ठीक, मतलब तो वो यूआईडी की भी वैल्यू उठा लेगा। यूआईडी कौन सी है, पर्टिकुलर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, जिससे हमारे पर्टिकुलर रो की हमें आईडी मिल रही है। ठीक है, कनेक्ट हो गया सारा कुछ, फॉर्म डेटा अपेंड कर पा रहा है और यही फॉर्म डेटा जो हमारा है वो अपेंड करा रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारा डेटा जाएगा, ये सारा अपेंड होगा बारी बारी। उसको सेव करते हैं और एक बार चला के देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एडिट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे लिखता हूँ एजेक्स लैंग्वेज, अदर लिखता हूँ अदर जेंडर। ठीक, इसको मैं करता हूँ अपडेट। तो अभी मैंने अपडेट पे क्लिक करा है तो अभी कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 1। अपडेट डॉट पीएचपी पे देखते हैं, हाँ जी हमको अपडेट डॉट 1 तो मिल रहा है। ठीक है, इट्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये डेटा हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब ये डेटा हमारा वर्क नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ये हम चीज़ देखते हैं। तो चलिए मैं इस पे अभी क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, वो ये व्यू सोर्स में दिखता है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं या कंसोल पे जाके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जे क्वेरी डिफर्ड एक्सप्रेशन फॉर्म डेटा इज नॉट अ डिफाइंड रेफरेंस, फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कह रहा है कि जो फॉर्म डेटा है वो आपका डिफाइंड नहीं है। तो देखते हैं हमने फॉर्म डेटा डिफाइन नहीं किया है क्या। फॉर्म अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू न्यू, देखिए फॉर्म डेटा तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, और ये हमारा वर्क भी कर रहा है, बट यहाँ पे ये फॉर्म डेटा क्यों गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉर्म डेटा इक्वल टू अपेंड यूजर नेम कॉमा यू। ठीक है, ये हमारा वर्क कर रहा है। हो सकता है फाइल के लिए कुछ गड़बड़ी कर रहा हो, तो यहाँ पे फाइल वाला कॉन्सेप्ट अभी हटा देता हूँ और हम लोग इसको पहले नॉर्मली चेक करते हैं केवल डेटा के साथ। ठीक है, मतलब सिंपल हम लोग टेक्स्ट डेटा के साथ इसको चेक करते हैं। एडिट किया है, यहाँ पे डी कर देता हूँ, यहाँ पे डी अपडेट करता हूँ। ठीक है, अभी भी हमारा जो है वो फॉर्म डेटा गड़बड़ कर रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्या गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल, अभी भी हमको ये क्या बता रहा है, जे क्वेरी वर्ड फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड, अच्छा फॉर्म डेटा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम फॉर्म डेटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो हम फाइल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी फाइल्स होंगी तो हमें फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। फाइल्स हमारी अगर नहीं होती, मतलब कोई इमेज फाइल नहीं है या कोई भी फाइल हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर्म डेटा नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपनी फाइल्स के लिए। और यहाँ पे अब दिक्कत आ रही है फाइल्स को लेके ही, फाइल्स को लेके क्या दिक्कत आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ, और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसका भी सोल्यूशन हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं कोड सारा चेक कर लेता हूँ, फंक्शन वंक्शन सारा सब कुछ सही चल रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म डेटा नहीं डिफाइंड है। अब दिक्कत क्या आ रही है देखिए, क्योंकि इमेजेस जो है ना वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी इमेजेस हैं। इमेजेस को इंसर्ट कराना थोड़ा सा इजी है एजेक्स में, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्म होता है और हम लोग इनक्रिप्टेड टैग देके आईडी के थ्रू क्या करते हैं, एक ही फॉर्म का पूरा ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इमेज को इंसर्ट करा देते हैं। ठीक। बट जब हम इमेज को अपडेट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास फॉर्म तो है नहीं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फॉर्म डेटा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा जो एडिट करके जो भी ये वैल्यू आ रही है ना, और जो अपडेट चल रही है, अपडेट वाला जो फॉर्म चल रहा है वो बेसिकली एक पिक को भी अपडेट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे जो अपडेट की क्वेरी चल रही है हमारी पिक्चर को भी अपडेट कर रही है ना। तो पिक्चर अपडेट कर रही है मतलब उसको कहीं ना कहीं पे जो फाइल है या पिक्चर है वो नहीं मिल पा रही है, वो नहीं मिल पा रही है मतलब यहाँ से जो डेटा है वो सेंड नहीं हो रहा है इस फॉर्म डेटा के थ्रू, है ना। ये फॉर्म डेटा मतलब वर्क नहीं कर रहा है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक सोल्यूशन हमें ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चलिए पहले तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये मेरा डी कैपिटल है, ठीक है, मुझे लग रहा है शायद इसकी एरर आ रही है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, एडिट करते हैं, यहाँ पे एस कर देता हूँ, यहाँ पे एस कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरर आ रही है ये हमारी बेसिकली इमेज के रिगार्डिंग ही आ रही है। यहाँ पे जो फॉर्म डेटा था फ्रेंड्स उसमें डी आपका कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी एरर यहाँ पे करी थी। तो बहुत सारी इमेजेस हमारी आ रही हैं। अब समस्या ये आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है देखिए, जब हम पर्टिकुलर एडिट करके अपडेट पे क्लिक करते हैं और अपडेट पे क्लिक करने के बाद जब अपडेट पे रिक्वेस्ट जाती है तो वो देखता है कि आप पिक को भी अपडेट कर रहे हो, है ना। पर यहाँ पे जो पिक्स है ना वो बहुत सारी आ रही हैं, एरे में आ रही है, मतलब 0 1 2 3, है ना। एरे की जो लोकेशन शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 करके आ रही है। अब ये समझ नहीं पा रहा है कि बेसिकली मैं फाइल को भेज रहा हूँ तो मैं किस फाइल को भेजूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी फाइल्स एक एरे में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, मतलब हाँ इस फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे बेसिकली ये समझ जाए कि ये जो फाइल है, मतलब हम जब एडिट करके अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो समझ जाए कि ये जो फाइल है ये बेसिकली एक एरे बेस्ड फाइल है और इसकी हमें वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे जो हमें जेक्वेरी का एक कोड लगाना पड़ेगा वो बेसिकली ईच फाइल के लिए यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जेक्वेरी ईच फंक्शन का। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे देखिए, और क्यों यूज़ करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। तो पर्टिकुलर सेपरेट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कि जिस फाइल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ईच फाइल के लिए उस एरे को डिफाइन करेगा और उसकी वैल्यू लेके सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा, जिससे हमारे डेटाबेस में मैनिपुलेशन होगा, यानी डेटा अपडेट होगा या एंटर होगा या वॉट एवर क्वेरी वी आर यूजिंग। जैसे यहाँ पे अपडेट यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे जे क्वेरी। देखिए क्यू कैपिटल है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ईच यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके अंदर हम लोग फिर लिखेंगे जे क्वेरी। ठीक, और उसके बाद जो हमारी फाइल है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं ना, ये जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं क्या, आप देखो इनपुट स्टाइल छोड़ दो, आप इनपुट टाइप फाइल ले रहे हैं। मतलब जो इमेजेस है जो हम ईच फंक्शन चलाना चाह रहे हैं वो हम पर्टिकुलर एक इमेज के लिए चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बिना फॉर्म ऑब्जेक्ट के आपकी इमेज अपडेट नहीं होगी, ना ही इंसर्ट होगी एजेक्स में। डायरेक्ट आप नहीं करा सकते, आप डेटा को करा सकते हो, जैसे आप किसी का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, आप करा सकते हो इजीली। बट इमेज को क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट चाहिए उसको। तो यहाँ पे ईच इमेज के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। तो जे क्वेरी डॉट ईच, एक जे क्वेरी यूज़ हो रही है ईच के लिए, सभी के लिए। वो जे क्वेरी क्या करेगी, वो बेसिकली देखेगी किसको, इनपुट, और इनपुट के बाद हम लोग देंगे कौन सी चीज़, टाइप। टाइप के बाद वो कौन सी चीज़ है, वो है बेसिकली एक फाइल। तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, यही हमने लिखा हुआ ना फाइल के लिए। तो इनपुट टाइप फाइल, इसके बाद हम लोग फॉर्मा लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, अनिमस फंक्शन। ठीक, इस फंक्शन में बेसिकली मैं दो वैल्यूज़ देने वाला हूँ, कौन कौन सी देने वाला हूँ ये आप समझ जाएंगे। पहले यहाँ पे फंक्शन के लिए लोग पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस फॉर्म डेटा को उठाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ईच फंक्शंस के लिए हमें जब वो अपडेट वाला बटन चलाना है, मतलब उसको प्रेस करना है,
तो हर एक फंक्शन का हर एक ऑब्जेक्ट चलेगा, मतलब हर एक रो के लिए अपना एक अलग फॉर्म डेटा अपेंड करेगा, और वो उस रो की इमेज, उस रो की यूजर नेम, उस रो का जेंडर और उस रो की यूआईडी, जो भी हम अपडेट कराना चाहेंगे वो सभी को उस फॉर्म के साथ अपेंड कराएगा। और साथ ही साथ हर एक इमेज को भी पर्टिकुलर लेके चलेगा। ईच इमेज लेके चलने तो इमेज के साथ साथ उस इमेज से रिलेटेड जो भी आगे डेटा है वो सारे को अपेंड करा के चलेगा। तो ईच वाले में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन में मैं दो चीज़ें लेता हूँ, एक तो आई लूँगा और दूसरा लूँगा वैल्यू। आई हमारा एक वर्चुअल काउंटर है, ध्यान रखिएगा, आई वर्चुअल काउंटर है, वर्चुअल काउंटर की तरह काम करेगा। और वैल्यू जो मैंने लिया है ये दो पैरामीटर हैं, ठीक है, ये दो पैरामीटर्स हैं। वैल्यू है वो बेसिकली हमारी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जिसके लिए हम इनपुट टाइप का फंक्शन चला रहे हैं। मतलब हम ईच का मतलब है कि जिसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं अपडेट करने की, वो पर्टिकुलर उसकी वैल्यू हमें ला के देगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप फाइल यूज़ करा है, ठीक, फंक्शन आई, यहाँ पे कोमा करके मैंने वैल्यू लिया। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड फाइल, फाइल तो यहाँ पे रहेगा लेकिन कोमा करके यहाँ पे फाइल की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, वैल्यू, ठीक, वैल्यू डॉट फाइल्स। और यहाँ पे आपको एक एरे वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि है 0। ठीक है। देखो ये वाला जो हम लोग फाइल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं फेक पाथ को हटाने के लिए। ठीक, पहली बात कि जैसे ही हम चूज इमेज करेंगे तो वो फेक पाथ को हटा देगा। ठीक। अब अब जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ से नहीं आएगी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन सब की वैल्यू यहीं से आएगी, इन सब की वैल्यू यहीं से आएगी, पर फाइल की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी। ये जो चीज़ यूज़ हो रही है ये केवल और केवल जो वैल्यू आ रही है उसमें से फेक पाथ हटाने के लिए यूज़ हो रही है बस। बाकी अब जो वैल्यू ईच जेक्वेरी जो ईच फंक्शन यूज़ कर रही है वो प्रत्येक मतलब हर एक इमेज के लिए अपनी एक अलग एक फंक्शन चला रही है, ठीक, और उसकी एक वैल्यू ला रही है। और उसकी जो वैल्यू है वो फाइल्स को किस पे रख रही है, एट अ ज़ीरो पोजीशन पे। मतलब हर फाइल को वो एरे ज़ीरो पे चलाएगी, हर फाइल को एरे ज़ीरो पे चलाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एजेक्स के थ्रू कुछ रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कुछ फंक्शन आपको ऐसा मिलेंगे जो केवल फर्स्ट वैल्यू को ही अपडेट करा सकते हैं। जैसे वो इमेज फर्स्ट वाली रो ही की इमेज अपडेट होगी, आप सेकंड वाली रो की इमेज अपडेट करोगे तो वो नहीं होगी। बट इट्स फंक्शन से जो मैंने ईच वाला फंक्शन यूज़ करा है इसमें प्रत्येक माने एवरी फाइल्स की इनपुट टाइप फाइल की वैल्यू लेगा, ठीक है, एक फंक्शन चलाएगा, एक वर्चुअल काउंटर चलाएगा और उस वैल्यू से वो क्या फाइंड आउट करेगा, मतलब इस पैरामीटर से वो वैल्यू ले रहा है किसकी, फाइल जीरो की, मतलब जो भी फाइल्स आ रही है उसको वो एज ए एरे जीरो में ले रहा है, मतलब वो उसको फर्स्ट ही मान रहा है और जब फर्स्ट मानेगा तो वो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू उसको मिलती जाएगी। और ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, इस फाइल में वेरिएबल में स्टोर होगी। और ये फाइल वेरिएबल कहाँ आपका जा रहा है, अपडेट डॉट पी एच पी। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इमेजेस। ठीक है, इसको मैं अभी सेव करता हूँ और अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारी क्या एरर है, क्या एरर मिली है हमको, या क्या एरर हमारी नहीं आ रही है, हमारा ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, वट ठीक, ये सारा चीज़ हम देखते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एडिट पे गया, सबसे पहले हम एजेक्स को देखते हैं, LANGUAG लैंग्वेज, अदर जेंडर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब मैं इसको एक फाइल भी ले लेता हूँ, यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, जैसे रेड फ्लावर ले लिया और मैं इसको अपडेट करता हूँ। अभी अपडेट करने में कुछ प्रॉब्लम ये फिर से दे रहा है, मुझे लग रहा है ये फॉर्म डेटा वाली ही प्रॉब्लम देगा। यस, ये लिखा है फॉर्म डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, फॉर्म डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं देखता हूँ इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो फॉर्म डेटा हमने एक्चुअली बना भी दिया है, फॉर्म अंडरस्कोर डेटा डॉट अपेंड इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है, ये फॉर्म डेटा हमने बना भी दिया है, इसकी कोई एरर नहीं है। फिर ये इस तरीके के एरर क्यों दे रहा है, डॉलर डॉट एजेक्स भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ये वाला जो है वो हमारा एजेक्स के अंदर आएगा। से देखिए फ्रेंड्स, ये जो बटन हम क्लिक कर रहे थे इसका जो ये पैरेंथेसिस था ये एजेक्स वाली रिक्वेस्ट से पहले ही बंद हो जा रहा था। ठीक है, तो एजेक्स वाली रिक्वेस्ट पास आउट ही नहीं हो रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर से चला के देखते हैं। यहाँ पे अदर लैंग्वेज करता हूँ, ठीक है, अदर जेंडर करता हूँ यहाँ पे,
एक इमेज हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे गुटके वाली ले लेते हैं, ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं। ओके, अभी भी ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं आ रही है, आप देख रहे हो जो एरर थी वो हमारी दूर हो चुकी है, ठीक है। फॉर्म डेटा इज़ नॉट डिफाइंड वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि जो हमारी ये जो बटन का जो हमारा पैरेंथेसिस था वो एजेक्स इससे पहले ही बनता, और जबकि एजेक्स रिक्वेस्ट बेसिकली इसी का पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सो डोंट वरी, ये आप पैरेंथेसिस का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अभी प्रॉब्लम ये है कि अपडेट डॉट पी एच पी पे ये नहीं जा रहा है, या वहाँ से इसको रिस्पॉन्स वन नहीं मिल रहा है। तो अपडेट डॉट पी एच पी पे हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग अपडेट डॉट पी एच पी को डायरेक्टली एक्सेस करा के देखते हैं मेन्यूज़ के थ्रू। अपडेट डॉट पी एच पी, ओके, तो यहाँ से तो हमको रिस्पॉन्स वन मिल रहा है, और डेटाबेस में भी यस, आप देख रहे हो फ्रेंड्स डेटाबेस में चेंज हुआ है, मतलब हमारा कोड वर्क कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा अलर्ट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं देखता हूँ। देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारा डेटा तो चेंज हुआ है, पर रियल टाइम पे अभी हमारी वो नहीं चेंज हो रही है, हमारी टेबल नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, गेट डेटा, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर से चला के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आर ई एस बी ओ एन एस सी आर ई एस बी ओ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वन। ओह, सक्सेस फंक्शन में हमने ट्रिपल सी लगा दिया है, बहुत मिस्टेक्स होती है कोडिंग्स में, ये आप जल्दी में करते हैं तो ये चीज़ स्किप आउट कर जाते हैं, तो यहाँ पर सक्सेस हमने 3 सी लगा दिए हैं, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एडिट करा, एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजेक्स इज गुड, ठीक, जेंडर मेल एंड फी, सॉरी मेल एंड फी मेल। इमेज चूज़ करते हैं, इस बार दूसरी इमेज लेते हैं हम, जैसे मान लो ये ओके, इस वर्शन की इमेज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको क्लिक करा और यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, तो देखिए अपडेट सक्सेसफुली हमारा मैसेज चल गया एंड दिस, और आपकी इमेज के साथ साथ डेटा भी अपडेट हो गया, और आपकी जो ये टेबल है वो भी अपडेट हो गई, आप तुरंत देख लो, बिल्कुल आपने उसको तुरंत विजन आपको उसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले का हो गया, हम लोग सेकंड वाले भी रो देख लेते हैं क्या ये वर्क कर रही है, तो एडिट करा, अब देखिए इस पे नहीं आ रहा है कुछ भी, जिसमें हमने क्लिक करा उसी पे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट इज बेस्ट, ठीक, अदर, जेंडर, और यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ पर्टिकुलर, जैसे ये रेड फ्लावर है, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और इमेज ले लेता हूँ, यस, जैसे मैं ये ले लेता हूँ इमेज, ठीक, इसको अपडेट करते हैं, तो देखिए अपडेट सक्सेसफुली एंड दिस, आप देख रहे हो सेकंड रो भी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है, और डेटा भी अपडेट हो रहा है, इमेज भी अपडेट हो रही है। थर्ड वन भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ जल्दी से इमेज कोई भी अपडेट रेड फ्लावर लगा देता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो आप देख रहे हो ये हमारा थर्ड रो भी अपडेट हो रहा है, और फोर्थ रो भी हमारा अब अपडेट होगा। सो फ्रेंड, दिस इज अ ट्यूटोरियल टू अपडेट द इमेज यूजिंग PHP एंड jQuery Ajax, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है ना, वो मैं आपको अभी बता दूँ, सिर्फ इसमें आने वाली है। इमेज जो है वो अपडेट नहीं होती है, इमेज इंसर्ट भी नहीं होती है बिना फॉर्म के। जो वीडियो आने का डिले था ना, उसका रीज़न यही था, काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था कि कुछ ऐसा छोटा सा कोड मिले, ऐसा छोटा सा मैं कोड बना पाऊँ, या ऐसा मैनिपुलेट कर पाऊँ, या कोड को ऑप्टिमाइज़ कर पाऊँ, ताकि छोटी चीज़ों में ही हमारी इमेज जो है वो वर्क कर जाए। आप कई सारी चीज़ों को ढूँढेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत बड़े-बड़े कोड या बड़े पैथेटिक कोड मिलेंगे। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट कोड। अब ये jQuery, और jQuery क्या है, दिस इज़ अ सिंटैक्स जो कि ईच फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इज़ अ कोड टू अपडेट द jQuery Ajax। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी, जिसमें हम jQuery Ajax के थ्रू डेटा को डिलीट करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल वीडियो, तो मुश्किल से 10 या 15 10 टू 15 मिनट्स की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए PHP हैकर के साथ, और वीडियो के लिए डिले हुआ उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं कुछ ऐसा ही लेके आने की कोशिश करता हूँ जिसमें चीज़ें कॉम्पैक्ट रहें और आपको अच्छे से समझ में आए, मतलब आपका कोड ऑप्टिमाइज रहे और चीज़ें वर्क कर सकें। अब यहाँ पे ये फ़ायदा है कि एक ही पेज पे आपका सारा कुछ हो रहा है, डेटा इंसर्ट भी हो रहा है, मैं आपको एक बार सारा करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा PHP आपको, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ WDS, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मेल, और एक मैं इमेज ले लेता हूँ, कौन सी, ये वाली इमेज ले लेता हूँ,
सबमिट करता हूँ तो देखिए हमारी इमेज ये सबमिट हो गई। इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे WDS कंपनी, ठीक, और मेल एंड अदर यहाँ पे लिख लेता हूँ। इमेज चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं ये WDS वाली इमेज लेता हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी अपडेट जस्ट वन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा इंसर्ट भी हो रहा है, यहीं पे अपडेट भी हो रहा है, यहीं पे फेच भी हो रहा है और कल यहीं पे डिलीट भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए PHP ऐप के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।